अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर फूड ऑर्गेनिज्म को फूड ऑब्टेन करने के लिए उनकी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। दरअसल वो क्या है, बहुत लॉन्ग ट्यूब है। कहाँ से कहाँ तक? माउथ टू द एनस, ठीक है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है 5.6, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ ये आपका माउथ है ना। इस जगह से ये कैनाल स्टार्ट होती है और यहाँ से ये कंटिन्यू होती हुई कहाँ तक आती है? ये स्टमक हो गया, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। जहाँ ये एंड हुआ इस जगह पर, ये कहलाता है एनस। तो दरअसल क्या है, ये एक ट्यूब है ना। ये एक बहुत लॉन्ग ट्यूब है जो डाइजेशन को कंप्लीट करता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। फूड एक बार जब बॉडी में एंटर कर जाता है तब उसके साथ आगे क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। ये एक एक्टिविटी दी हुई है 5.3, ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाती हूँ। पहले देखिए, जो भी फूड आप खाते हैं, सबसे पहले जो फूड है वो आपके मुंह में आता है, वहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। फूड को प्रोसेस करना पड़ता है, उसको बहुत स्मॉल पार्टिकल में विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। नेचुरली जो फूड प्रोसेस होता है वो बहुत छोटे पीसेस में हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं और सेम टेक्सचर का होता है। अब उसके बाद मुंह में जाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रश करते हैं। किससे? टीथ से। तो टीथ से हमारी ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, हमारा जो ये फूड पाइप है ना, फूड पाइप, ये जो फूड पाइप है, इसकी जो कैनाल, इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग का मतलब इसके अंदर की जो वॉल है, ये जो वॉल है वो बहुत सॉफ्ट है ना। तो अगर आप कोई हार्ड पार्टिकल खाएंगे, बिना च्यू की हुई कोई बहुत हार्ड टाइप ऑफ ग्रेन या कोई चीज़ खाएंगे, तो वो क्या करेगा, इसको डैमेज कर देगा। और फूड को बहुत वेट बनाना पड़ता है, मॉइस्ट बनाना पड़ता है, ताकि वो इस पैसेज में स्मूथ तरीके से जा सके। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे ही आप कुछ खाते हैं, नेचर ने हमें ऐसे डिज़ाइन किया है, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। या आप अपने पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाता है। एक्चुअली वो पानी नहीं आता। दरअसल क्या है, वो जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड है जिसका नाम है सलाइवा, ठीक है। वो जो स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड है उसका नाम है सलाइवा और वो हमारे सलीवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और सलीवरी ग्लैंड कहाँ है? हमारे माउथ में है। इस डायग्राम को फिर से देखिए। ये जो डायग्राम है, माउथ जो बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी में एक तरह का एक तरह का ग्लैंड प्रेजेंट है। 3 ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर। वो 3 ग्लैंड्स जो है ना, वो 3 सलीवरी ग्लैंड्स वन साइड ऑफ माउथ में होते हैं। 3 सलीवरी ग्लैंड, 3 सलीवरी ग्लैंड आपके राइट साइड ऑफ माउथ में होते हैं और 3 लेफ्ट साइड में होते हैं, यानी ऑल टुगेदर 6 होते हैं। तो 3 सलीवरी ग्लैंड ये सब सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और हम लोग जो फूड खाते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। अब ये फूड एलिमेंट्री कैनाल में अब्जॉर्ब होगा कैसे? उसको बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ता है। ये कौन करेगा? ये करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो आपने पहले भी पढ़ा था कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को ही एंजाइम कहा जाता है। सलाइवा क्या है? सलाइवा दरअसल एक तरह का एंजाइम ही तो है। और सलाइवा में कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। सलाइवा कंटेन्स अ काइंड ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये सलीवरी ग्लैंड जो है ये क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये प्रोड्यूस कर रहा है सलाइवा। और सलाइवा का बायोलॉजिकल नेम क्या है? इट इज़ नोन एज सलीवरी, ठीक है, एमाइलेज। सलीवरी एमाइलेज। ये सलीवरी एमाइलेज क्या करता है? ये सलीवरी एमाइलेज अभी आपको बताती हूँ। ये सलीवरी एमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। ये सलीवरी एमाइलेज क्या करता है? आपके मुंह में जितने भी सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ शुगर आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ब्रेड या चपाती खाते हैं, ठीक है, ब्रेड या चपाती खाते हैं, तो ब्रेड या चपाती किससे बनी हुई है? ब्रेड या चपाती जिससे बनी हुई है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो वो जो ब्रेड या चपाती बनी हुई है, वो ब्रेड या चपाती किससे बनी हुई है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जैसे ही सलाइवा से मिक्स होता है, ठीक है, तो सलाइवा के रिएक्शन से क्या होता है, ये ग्लूकोज सलाइवा से जैसे ही मिक्स होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? वो कन्वर्ट होके बना लेता है मॉल्टोज, ठीक है। आपने क्या खाया था? ग्लूकोज लिख दिया मैंने। आपने जो खाया था वो दरअसल क्या था? रुकिए, मैं इसको फिर से एक बार रिप्रेजेंट करके अच्छे से आपको समझाती हूँ। जो कुछ आपने खाया, ठीक है, मान लीजिए कि वो ब्रेड था, चपाती था, तो एटलीस्ट आप ये तो मानेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट था।
अब ये जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट दरअसल क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट सलाइवा से मिक्स होता है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट सलाइवा से मिक्स होता है और वही कार्बोहाइड्रेट वो जा कर के कंबाइन करता है ये कार्बोहाइड्रेट जो आपने चपाती के रूप में खाया या चावल दाल जिस भी रूप में खाया, ये कार्बोहाइड्रेट आपकी सलाइवा से मिक्स हुआ, लेकिन सलाइवा इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सलाइवा इसको मॉल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। मॉल्टोज क्या है, मॉल्टोज अ काइंड ऑफ शुगर है, शुगर यानी मीठा, है ना, मीठी चीज़। इसलिए आप जैसे ही ब्रेड या चपाती को चबाना शुरू करते हैं मुंह के लार के साथ, वो अपने आप आपको कौन सी टेस्ट देने लगती है, स्वीट टेस्ट देने लगती है, यानी कि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप इस एक्टिविटी को देखिए, आपको क्या करना है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में और अपने मुंह से निकाला हुआ 1 ml सलाइवा आपको उस टेस्ट ट्यूब में डालना है, बोथ द टेस्ट ट्यूब में। कितनी देर के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए। अब आपको उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन डालने पर क्या होगा, जैसे ही आप उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे आप देखेंगे कि उसमें कलर चेंज आता है। ये कलर चेंज क्या है, ये कलर चेंज आपको दिखाता है कि अगर आपने अगर आपने किसी एक टेस्ट ट्यूब में ये सलाइवा डाला और दूसरे में नहीं डाला, तो आप एक में देखेंगे कि स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है और दूसरे का नहीं आ रहा, ठीक है। एक में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आपने सलाइवा नहीं डाला था तो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ, और दूसरे में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आपने सलाइवा डाला था तो वो डाइजेस्ट हो गया। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट होगा तो वो उसको डाइजेस्ट कर देगा, और अगर स्टार्च है और सलाइवा प्रेजेंट नहीं है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन डालकर उसकी हेल्प से इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपको यही बता रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही आपकी माउथ में ये सलाइवा मिक्स होता है, फूड जो है सिंपल शुगर में टूट जाता है। अब आगे यही फूड धीरे धीरे आपकी माउथ से चबाने के साथ साथ आपके टंग पर आता है। जैसे ही टंग पर ये फूड आया, रेगुलेटेड मैनर में डाइजेस्टिव ट्यूब में ये चला जाता है। डाइजेस्टिव ट्यूब में फूड के जाते ही, डाइजेस्टिव फूड में जाते ही जो फूड पाइप है जिसको ओइसोफेगस लिखा गया है, दिस ओइसोफेगस इज़ नोन एज फूड पाइप ऑल्सो। इसको फूड पाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फूड को नीचे ले जाने का, माउथ से नीचे ले जाने का और स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसमें किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये जो लाइनिंग है फूड कैनाल की, इसकी जो वॉल होती है, लाइन होती है, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट करती है, रिदमिकली एक मूवमेंट करती है। इस मूवमेंट का नाम क्या है, इस मूवमेंट का नाम आप लिख लीजिए। इस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ठीक है, ये स्पेलिंग है। दिस मूवमेंट इट इज़ नॉन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, यानी कि ये सिर्फ फूड पाइप में नहीं होती है, ये हमारी पूरे फूड पाइप एनस तक, यहाँ तक हो रही होती है। इस मूवमेंट की वजह से फूड लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता हुआ ये यहाँ स्टमक में आ जाता है। अब माउथ से जैसे ही फूड स्टमक में आया, फूड पाइप के हेल्प से, स्टमक बहुत लार्ज ऑर्गन है। एक्चुअली क्या है, ये ट्यूब है जो एक्सपेंड हो गया और इसने ये स्ट्रक्चर बनाया। स्टमक लार्ज ऑर्गन है, फूड जैसे ही आया ये और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, और इसकी जो मस्कुलर वॉल है वो एक तरह का जूस रिलीज़ करना शुरू करती है। जूस इनफैक्ट क्या है, जूस दरअसल एक तरह का एंजाइम है। तो वो एंजाइम को रिलीज़ करना शुरू करती हैं, और स्टमक में डाइजेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो वॉल होती है स्टमक की, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, वो सब अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। उन एंजाइम में क्या क्या होता है इसको याद रखिएगा हमेशा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये रिलीज़ करते हैं सबसे पहला एक तरह की एसिड। इस एसिड का नाम क्या है, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एक दूसरा सब्सटेंस, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेप्सिन। ये दोनों रिलीज़ होता है। ये कहाँ से रिलीज़ होता है, ये मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। जो वॉल है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, वॉल ऑफ स्टमक में है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं, ये इन स्टमक, ये एक तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, ये एक तरह की जूस को रिलीज़ करते हैं। वो जूस कौन कौन सा है, एक HCl है और दूसरा कौन है, HCl, और उसके साथ साथ पेप्सिन है। अब ये HCl और पेप्सिन क्या काम करता है, देखिए HCl जो है ना, ये HCl क्या करता है, ये एंजाइम पेप्सिन
ये एक तरह का HCl जैसे ही सिक्रीट होता है, ये बॉडी के अंदर फूड का मीडियम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये फूड का मीडियम एसिडिक बना देता है। एसिडिक मीडियम आते ही फूड पर ये जो पेप्सिन है इसकी एक्टिविटी एकदम से स्टार्ट हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। जब तक HCl सिक्रेट नहीं होगा तब तक पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, कौन? ये HCl, ठीक। इसके अलावा एक HCl क्या करता है, मान लीजिए आपके फूड के साथ कोई माइक्रोब्स एंटर कर गए तो उन सबों को किल करने का काम करता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। अब जो म्यूकस, जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो स्टमक की लाइनिंग है, वो क्या करता है, वो हमेशा, मतलब कहने का कि मान लीजिए कि ये आपकी स्टमक है, ठीक है, ये जो डिज़ाइन है ये आपकी स्टमक है, यहाँ से स्टमक एंड हो रहा और ये आपका स्टमक यहाँ पर ओपन हो रहा। तो अगर HCl फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, देन क्वेश्चन अराइजेज कि तब ये स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर देता? तो एक्चुअली स्टमक में एक स्पेशल सब्सटेंस सिक्रीट होता है। उस सब्सटेंस का नाम या वो सब्सटेंस को हम लोग म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस, यहाँ पूरे म्यूकस की लेयरिंग है अंदर, ठीक है। ये म्यूकस पूरी वॉल ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है। इस वजह से क्या होता कि जितने भी जूसेस सिक्रेट हों, लेकिन स्टमक को कभी भी हार्म नहीं होता। स्टमक हमेशा हार्मलेस रहता है, वो सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है, वो खुद कभी डाइजेस्ट नहीं होता। अदरवाइज़ आपको ये सोचना चाहिए कि अगर स्टमक फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, एसिड फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, तो फिर वॉल ऑफ स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है ना, स्टमक मसल्स को भी डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन वो क्यों डाइजेस्ट नहीं होती? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटेक्टिव लेयर। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है अंदर की तरफ, इसका नाम क्या है? म्यूकस। ये कौन बनाता है? स्टमक खुद बनाता है। ये अपनी एक प्रोटेक्टिव लाइन को प्रिपेयर करके रखता है, म्यूकस। तो इस वजह से वो कभी भी वॉल ऑफ स्टमक को हार्म नहीं कर पाता, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप इस बात का जवाब पूछने पर दे पाएंगे। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बात को पूछा जाता है कि कौन सी लाइन स्टमक को स्वयं डाइजेस्ट होने से बचाती है। तो आपको याद रखना है कि ये काम म्यूकस की लाइन करती है, ठीक है। अब आगे, ये बहुत बारी आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, ख़ासतौर पर एडल्ट्स, आज तक कल तो माइनर लोग भी एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं। तो ये एसिडिटी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको एसिडिटी को बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, फूड जो एग्ज़िट होता है स्टमक से, ठीक है, फूड जो एग्ज़िट होता है स्टमक से, इस जगह पर, इस डायग्राम में यहाँ पर एक ख़ास तरह की मसल होती है, ठीक है। वो जो मसल है, इस मसल का नाम होता है, यहाँ पर कौन सा कलर दे दूँ जो आपको विजिबल हो जाए। देखिए, इस जगह पर, यहाँ पर एक ख़ास तरह की मसल होती है, रिंग के जैसी। इस मसल का नाम होता है स्फिंक्टर मसल। ये सर्कुलर मसल है, SPHINCTER, स्फिंक्टर मसल। ये रिंग के जैसी सर्कुलर मसल है। और इसका काम क्या है? इसका काम टाइटली क्लोज करना है इस ओपनिंग को। ये यहाँ पर इस ओपनिंग को क्लोज करके रखती है तब तक जब तक फूड पूरी तरह से स्टमक में डाइजेस्ट, जो उसकी मिक्सिंग है, चर्निंग है, वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जब एक बार फूड यहाँ पर रेडी हो जाती है ना, पेस्ट हो जाती है, तब स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाता है। और ये स्फिंक्टर मसल स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में लिटिल बाय लिटिल आगे जाने देता है। अब फूड जब यहाँ से स्टमक में जाता है तो फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। बहुत कम स्पेस में ये एडजस्टेड है क्योंकि इसकी कॉइलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, सुपर कॉइलिंग आप कह सकते हैं। इस कॉइलिंग की वजह से इसकी इतनी लंबी लेंथ, कितनी लंबी लेंथ, नियर अबाउट 6 to 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। और इतनी लंबी लेंथ इतने छोटे से स्टमक के नीचे एडजस्टेड है ना। डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। और हाँ, अलग अलग एनिमल में इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। हर्बीवोर्स जो होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होना होता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए उनकी इंटेस्टाइन थोड़ी लंबी होती है। और मीट जो है वो ईजियर टू डाइजेस्ट है, इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन कॉम्परेटिवली स्मॉल होती है। जी हाँ, आपको ये सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि मीट को डाइजेस्ट करना ईजी होता है। इसलिए ईजी होता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का सेल्यूलोज नहीं होता। और ये जो सेल्यूलोज है ना, ये सेल्यूलोज नाम का सब्सटेंस, ये बहुत डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास तरह के बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है।
और ये बैक्टीरिया जो काऊ और इस तरह के एनिमल हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो लार्जर होती है देन द कार्निवोर। अब ये जो इंटेस्टाइन है ये वो साइट हो गया जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। किन चीज़ों की? फूड में 3 ही तो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं आपको याद ही होगा। पहला कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फैट, इन तीनों की डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब इसी फूड को एक और सिक्रीशन मिलता है लीवर का और पेनक्रियास का। लीवर का और पेनक्रियास का फूड जो स्टमक से आ रहा था अभी ये एसिडिक था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही लीवर अपने बाइल जूस को रिलीज़ करेगा, लीवर जो है बाइल जूस को रिलीज़ करता है तो ये फूड को अल्कलाइन बना देता है और अब ये एक्टिवेट हो जाता है फैट्स पर काम करने के लिए। फैट्स माने क्या? ऑयल, घी, बटर, जो भी आप खाते हैं। अब इंटेस्टाइन में जो फैट प्रेजेंट है वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है, जबकि एंजाइम जो बड़े बड़े टुकड़ों पर एंजाइम जो है जल्दी काम नहीं कर पाता, तो बाइल क्या करता है, उन बड़े टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर बहुत छोटा बना देता है ताकि एंजाइम अपने एक्शंस को कंप्लीट कर सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना, सोप्स ऑन डर्ट। जैसे हम लोग गंदगी को हटाने के लिए सोप का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे डर्ट कैसे इमल्सीफाई हो जाती है धीरे धीरे, जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर फैट के ऊपर जो एंजाइम है, बाइल जूस है, वो उसको, जैसे मान लीजिए ये फैट मॉलिक्यूल है ना, फैट मॉलिक्यूल लार्ज पीसेस में है, ये सब लार्ज पीसेस में है, और इसको जो एंजाइम मिला, बाइल जूस मिला, बाइल जूस अगर मान लीजिए इसके ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, तो ये बाइल जूस क्या करता है, इन्हीं फैट के मॉलिक्यूल को, जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट थे ना, इन सबों को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। यही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये बाइल जूस, यहाँ पर प्रेजेंस क्या है, किस चीज़ की है, बाइल जूस। कौन बना रहा है, लीवर बना रहा है। यही इंपॉर्टेंस होती है लीवर की, या बाइल जूस तब तक जब तक होगा तभी तक फैट की डाइजेशन होगी। अब आइए जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक तरह की जूस सिक्रीट करता है जिसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। उसमें कौन कौन सी एंजाइम होती है, ट्रिप्सिन होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, लाइपेज होती है जो फैट को डाइजेस्ट करती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। ये सारे एंजाइम फाइनली प्रोटीन को कन्वर्ट करके अमीनो एसिड बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में डाइजेस्ट होता है, और फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मैं आपको एक बार डिटेल में लिख करके अच्छे से बता देती हूँ, इसको आप याद रखिएगा। जो भी अमाउंट ऑफ फैट था, ठीक है, अमाउंट ऑफ फैट, वो फैट क्या होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जब कंप्लीट होती है तो इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज। प्रोटीन, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, तो अल्टीमेटली प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन इज़ बीइंग कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल का नाम क्या है, एमिनो एसिड्स। इसी तरह से फैट, ठीक है, फैट जो है वो फैट जो है, अगर वो फैट डिकम्पोज होगा या फैट का ब्रेकडाउन होगा तो वो क्या बनाएगा, फैट बनाता है फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल इसमें टूट जाता है। तो ये याद रखिएगा कि ये सब एंड प्रोडक्ट हैं जिनमें ये टूटता है। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। दरअसल जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलेगा, उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विल्ली। और विल्ली के प्रेजेंस होने से स्मॉल इंटेस्टाइन जो 7 मीटर लंबी है, दरअसल अब उसका जो सरफेस एरिया है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जो पूरी अंदरूनी वॉल है ना, वो बहुत सारे फोल्ड के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होती है, फिंगर के जैसी रहती है। तो उससे क्या होता है, एक्चुअल सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। उससे स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, वो होता है न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन। और ये जो विल्ली हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है विल्ली है, यहाँ मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में दरअसल मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर से ये ऐसी दिख रही होती है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी जो वॉल है ना, इसमें इस तरह से फिंगर लाइक बहुत सारे ऐसे ऐसे फिंगर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, बाहर से ये वॉल स्मूथ दिख रही है, लेकिन अंदर में इस तरह के फिंगर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होने से क्या होता है, अगर आप इसको कंपेयर करें, ये ए है, ये बी है ना, ये विल्ली के साथ है,
और ये जो विली है इस पर ब्लड का सप्लाई होता है, यानी इसमें ब्लड आ रही होती है और यहाँ से ब्लड जा भी रही होती है। तो ब्लड जब यहाँ आती है तो इन न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके चली जाती है और जा कर के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो विल्ली का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, ये अब्जॉर्ब फूड को हर एक सेल के पास ले जा कर के दे देती है। आप तो जानते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी का, वो ब्लड है। तो ये ब्लड इसको यूज़ करता है, ले करके चला जाता है और हमारे सेल्स के पास पहुंचा देता है। अब डिफरेंट डिफरेंट सेल इसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। यही एनर्जी बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज़ या रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़ के रूप में काम आती है। और जितने अनअब्जॉर्ब फूड हैं उनका क्या होता है, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। वहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उससे अब्जॉर्ब कर लेती है और रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो बाकी जो मटेरियल बच गए, वो हमारी बॉडी से वाया एनस बाहर निकल जाता है। और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये एनस के पास भी एक स्फिंक्टर मसल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो एनस है, इस एनस के डायग्राम में यहाँ पर भी एक तरह का स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है। स्फिंक्टर मसल कहने का मतलब ये जो एनस है यहाँ पर भी एक सर्कुलर मसल है। ये सर्कुलर मसल, इसी को स्फिंक्टर मसल कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर मसल क्या करता है, ये स्फिंक्टर मसल एनस की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर ब्रेन काम करता है। आपकी ब्रेन जैसी कमांड देगा, इमरजेंसीज़ की बात अलग है, अदरवाइज़ आपकी ब्रेन जैसी कमांड देगा उसके हिसाब से ये उसको रेगुलेट करता है। देखिए एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको रिपीट कर देती हूँ, फूड और इसकी सारी मूवमेंट हमारी इंटेस्टाइन या गट में कैसे होती है। देखिए यहाँ पर आपने फूड को अब्जॉर्ब किया, ठीक है, फूड आपके माउथ में आया। ये फूड आने के बाद आपके फूड पाइप में लिटिल बाय लिटिल ये आगे बढ़ रहा है। ये फूड यहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये क्या होता है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक में आने के बाद यहाँ पर ये देखिए ये लीवर है, लीवर अपना बाइल जूस इसको, इस डुओडेनम को, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये वाला, इसको भेजता है। पेनक्रियाज भी अपना जूस इसको भेजता है और यहाँ से ये नीचे उतरता है। ये नीचे क्या है, ये फूड अब यहाँ से नीचे आता है, पेस्ट होकर के आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में घूम रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट करती है, अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्शन के बाद ये फूड यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल क्या करती है, सारे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब करती है और जो फाइब्रस एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, काम की चीज़ें तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब कर ली। अब जो बच गया वो क्या है, जो बच गया अब वो है सिर्फ वेस्ट मटेरियल। वो हमारे एनस में यहाँ जमा हो जाता है और एनस में जमा होने के बाद, ठीक है, थ्रू रेक्टम में आ गया। उसके बाद ये रेक्टम है, ये वाला रेक्टम है, यहाँ पाउच जैसा, इसमें जमा हो गया और एनस में ये स्फिंक्टर नाम की एक मसल है। ये स्फिंक्टर मसल जब जब ओपन होगी ये इसके थ्रू यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। और हाँ, ये देखिए ये जो एक वर्मी फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म के जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एट द जॉइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रही स्मॉल इंटेस्टाइन और ये रही लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस जगह पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, कौन सी स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पर इस कलर की है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो ऐसे वर्म जैसी है, इसी स्ट्रक्चर का नाम अपेंडिक्स है। कभी कभी ये अपेंडिक्स बाय चांस, बाय फ्रेक ऑफ नेचर इनलार्ज हो जाती है, तो ये हमारे लिए पेनफुल हो जाती है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर इसको टाइमली चेक नहीं किया गया और अगर ये बर्स्ट हो गया, इसके टॉक्सिक मटेरियल मान लीजिए कि यहाँ पर बॉडी में रिलीज़ हो गए, तो इट कैन टेक आवर लाइफ ऑल्सो। और इसकी एक ही सोल्यूशन होती है, आपने सुना होगा, इसको सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस अब यहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस था, न्यूट्रिशन का प्रोसेस था, ऑटोट्रॉफ का, हेटरोट्रॉफ का, यहाँ पर अब ये कंप्लीट होने जा रहा है। मैंने आपको जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, दोनों में किस तरह का न्यूट्रिशन होता है ये बताया। मैंने आपको ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनमें किस तरह से न्यूट्रिशन होता है ये बताया। ठीक है, अब देखिए डेंटल कैरीज। अब ये डेंटल कैरीज क्या होती है, डेंटल कैरीज या टूथ डीके जो होती है, ये धीरे धीरे हमारी टीथ के ऊपर एक लेयर होती है एनामेल और उसके नीचे एक लेयर होती है डेंटाइन, धीरे धीरे वो सॉफ्ट होती चली जाती है। ये कब होता है, ये तब होता है जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट शुगर को खाने के प्रोसेस में एसिड बनाते चले जाते हैं। अब वो एसिड बार बार हमारे मुंह में जमा रहने, जैसे हम कोई टॉफ़ी, चॉकलेट या कोई मीठी चीज़ खाते हैं और मान लीजिए हमने ब्रश नहीं किया, तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया को इनवाइट करता है। बैक्टीरिया उनको खाते तो हैं लेकिन बदले में एसिड बना के चले जाते हैं। अब ये एसिड बार बार एनामेल या टूथ की लेयर पर
एक्टिवेट होता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो सॉफन हो जाता है और डीमिनरलाइज हो जाता है, एनामेल जो होता है घिस जाता है। अगर मान लीजिए बहुत सारा बैक्टीरियल सेल फूड पार्टिकल के साथ टीथ पर आपके स्टिक कर गया, तो वो क्या करेगा, एक तरह की लेयर बना देता है, उसको बोलते हैं डेंटल प्लॉक। हाँ, एक जो है लेयर ऑफ डर्ट बना देता है, उसको डेंटल प्लॉक बोलते हैं। सलाइवा हमारे टूथ सरफेस पर कैनॉट रीच टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लॉक कवर्स द टीथ। और ये जो प्लॉक है ना, ये एक तरह का लेयर बना देता है, जिसकी वजह से आपकी माउथ का सलाइवा आपकी टीथ तक जाकर उसकी क्लीनिंग कर ही नहीं पाता। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, इसकी सोल्यूशन यही है कि आपको ब्रशिंग द टीथ करनी है आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद आपको ब्रश कर लेना है ताकि ये प्लॉक बने ही ना, रिमूव हो जाए और बैक्टीरिया उनको तोड़ करके एसिड बनाने से बचे, बैक्टीरिया एसिड बना ही ना पाए। और अगर आप इसको अनट्रीटेड रहने देते हैं, अगर आप इसको छोड़ देते हैं, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दांत के आसपास हैं वो धीरे धीरे जो टीथ की रूट है, पल्प है, उसमें चले जाएंगे और वो सब वहाँ जा कर के वहाँ पर जो जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी स्वेलिंग का कारण बनेगा और टीथ में, मसूड़े में धीरे धीरे इन्फेक्शन का रूप ले लेगा। यही है डेंटल केरीज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आप मुझे मैसेज करिए, है ना, आप कमेंट करिए, तो मुझे समझ में आएगा कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व क्वेश्चंस विथ मी, और आपने क्वेश्चंस खुद ही समझ लिए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करते रहिए, आप इसके नोट्स बनाते रहिए, और जो भी मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए है उसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप काइंडली उसको मेरी वीडियो पर पोस्ट कीजिए। ठीक है, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।